उसी दम के साथ वहां भी कहते हैं, सदन के अंदर भी, कि मैं नहीं दोहराना चाहता हूं जो बात मैंने बाहर कही है। देखिए, बहुत बड़ी बात यहां मल्लिकार्जुन खड़गे भी कहते हुए आज सुनाई दी। क्या कहेंगे इस पे आप? अनम्यूट। संसद में कहना और संसद के बाहर कहना अंतर है, आप सब लोग इस बात को जानते हैं। संसद को अगर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जिस तरह इन्होंने भाषण संसद में, तो हो सकता है कि बीजेपी इनके खिलाफ जो है वो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ले आती। गलत बात होती, क्योंकि उसका असली बहुमत है। वहां जो है आपके सांसदों को वोट देने की, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता बंधन में बंधे हुए हैं, बंधुआ मजदूर हैं। तो कहने का मतलब है कि जो उन्होंने बाहर कहा उसमें बाहर जो आप उनको करना हो करिए, उसी तरह जैसे बोल देते हैं बाहर वाले कुछ नहीं कर पाते। बात है, देखिए बीजेपी आप समझिए, उसका जो शो कार्य है वो धार्मिक है, धर्म के चाशनी में डूबा हुआ राष्ट्रवाद है। जैसे हिंदू हिंदुस्तान का नारा था। अब तीनों समझ लीजिए आप, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। जहां तक कहने की बात है तो कुत्ते को लेके वो लटक गए हैं। अमिताभ बच्चन जब इलाके में चुनाव लड़े थे लोकसभा का, पूरा जब मैंने पब्लिक मीटिंग किया, इसमें इतने बुद्धिजीवी जो हमेशा और प्रधानमंत्री हुए और जो इलाहाबाद में इतने बुद्धिजीवी शहर है, और यहाँ बुद्धिजीवी संसद में और विधानसभा में चुन के जाते हैं, तो क्या एक नचनिया बजनिया जाएगा यहां से? ये कहा था उन्होंने, कोई इशू इस पे नहीं बना। और तो और जब राजीव गांधी इलाहाबाद आए थे प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो अमिताभ बच्चन ने बिल्कुल नचनिया अंदाज में पब्लिक मीटिंग में कहा कि हमका एक तो यहाँ जमुना पर पुल दे दो, मतलब इलाहाबादी, उसमें मतलब एकदम मटक के आपसे बता रहे हैं। और वो तालियां गड़गड़ाहट के साथ बजी थी, जिसमें यहाँ नैनी में पुल, नैनी और इलाहाबाद के बीच में एक नया पुल बना हुआ है, सड़क पुल। नहीं तो पुराना एक रेलवे पुल था, उसी से नैनी से आवागमन था। ये हमेशा जो है ये अनावश्यक चीजों को, अब देखिए आजकल गेरुआ वो चला हुआ है ना पठान का, जो है आपके बता जी, आप ये बताइए यहाँ सेंसर बोर्ड है कि नहीं? और सेंसर बोर्ड में कौन लोग बैठे हैं? जेपी सिंह बैठे हैं, रंजन जी बैठे हैं, या प्रेम कुमार जी बैठे हैं, या वहां जो है वहां भी गेरुआ विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं, संतरा विचारधारा के बैठे हुए हैं। कैसे उन्होंने इसको पास किया? ये मिली भगत है। और आप समझिए कि अनुपम खेर और कंगना राणावत के पिटने के बाद मेरा आरोप है कि जो है ये आपके सिनेमा के ओवैसी बन गए हैं, क्या कहते हैं, शाहरुख खान। और एक इनका पहले भी फिल्म आई थी जिसमें गेरुआ गाना इन्होंने रखा था मोदी सरकार आने के बाद। ये सरकार से मिली भगत से है। ये आपके सेंसर बोर्ड ने इसको पास किया है ताकि ये इशू बने। चीन पर जवाब नहीं दे पा रहे तो गेरुआ आ गया है, दीपिका पादुकोण आ गई हैं। और कल आपने दीपिका पादुकोण का जिक्र हुआ तो आपने देखा भी होगा, दीपिका पादुकोण ने गेरुआ ही ऊपर से वस्त्र धारण कर रखा है। उसका कलर जो है गेरुआ संतरा टाइप का ही, नारंगी टाइप का है उनका ऊपर है। ठीक है, वहां सीन दूसरा था, यहाँ सीन दूसरा है। अब अगर आप ऐसे इनोसेंटली पूछिए कि बिकनी किसी भी रंग की हो सकती है तो गेरुए ही रंग की क्यों? और फिर वही सेंसर बोर्ड है जिसमें आपके लोग बैठे हैं, उन्होंने पास किया। आपके शाहरुख खान जो है वो आपके जो है मतलब आगे पीछे घूमने वाले व्यक्ति हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जो है इस तरह के विरोध करके जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते। राज ठाकरे से लेकर उद्धव ठाकरे के यहाँ तक के हाजिरी देते हैं वो, उनका अपना अस्तित्व क्या है? तो उन्होंने जानबूझ के रखा, सेंसर ने आपके पास किया। जो सेंसर बोर्ड में लोग बैठे हुए हैं उन्होंने पास किया, जो आपकी विचारधारा के आपके द्वारा नियुक्त लोग हैं, वो कोई दूसरे लोग नहीं है। तो आप जानबूझ के इस कंट्रोवर्सी को क्रिएट करके जो है क्या कहते हैं मतलब राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। अब राजनीतिक लाभ आप एनजेएसी में लेना चाहते हैं। आपने अभी तक एक भी प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत किया कि कॉलेजियम खराब है, आप संसद में दूसरा कानून लाते, संशोधित कानून लाते। आप खाली बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपका जो है क्या कहते हैं जुडिशरी और जो है वो विधायिका में चुनावी दंगल चल रहा है, खाली भाषणबाजी जो मतलब आप समझ लीजिए आप। तो ये इस तरह की चीजों में माहिर हैं राजीव जी, आप बता। ये बिना उसके जो है, अगर आप बताइए 4000 लोग इन्होंने अयोध्या में मरवाया था कि जब 4000 मुलायम सिंह ने गोली चलवा के मरवा दिया। इनकी सरकार कई बार आई और अभी योगी जी की सरकार रिपीट हो रही है। 40 आदमी का भी नाम इन्होंने घोषित किया कि कौन कौन लोग मारे गए थे अयोध्या में। आज इनका जो है जो अनुसांगिक संगठन है कभी कहता है कि 4000 आदमी में ये लिस्ट है हमारे पास कि फलाने फलाने मारे गए।
तो ये राजनीतिक लाभ के लिए ये कुछ भी उछालते, कुत्ता पकड़ लिया। अब वो नफरत और प्रेम सेकेंडरी हो गया, खड़गे साहब का कुत्ता प्राइमरी हो गया। जेपी सिंह साहब, लेकिन जो कांग्रेस जिस पिच पे अभी खेल रही है वो मैं समझना चाहता हूं। ये तो जिस पिच पे खेलती आ रही है वो सर्वविदित है, जगजाहिर है, सब जानते हैं। कांग्रेस जिस पिच पे खेल रही है, कांग्रेस क्या उसी पिच पर बीजेपी को घेर रही है, ये समझना चाहता हूं। उससे पहले आप ये समझिए कि जब इंडिकेट और सिंडिकेट अलग हुआ था, तो सिंडिकेट पूंजीवाद का प्रतीक था, कारपोरेट का प्रतीक था। सदोबा पाटिल सबसे बड़े कारपोरेट के दलाल माने जाते थे, मुरारजी देसाई माने जाते थे। और जब सिंडिकेट इंडिकेट अलग हुआ तो इंदिरा गांधी ने जगजीवन राम को प्रेसिडेंट बनवाया था, और जब चुनाव हुआ तो एकदम सिंडिकेट साफ हो गया। आपसे बता रहे, अभी का भी आप कॉम्बिनेशन देखिए। अब खड़गे साहब दलित समुदाय से आते हैं, ठीक है, उतनी हिंदी भाषी की बजाय वो जो है मतलब कर्नाटक से आते हैं, और बाकी बैकबोन में राहुल गांधी, सोनिया गांधी या गांधी परिवार साथ में खड़ा है। आपसे बता रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन इस समय इंडिकेट वाला हो गया है। सबसे पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि इधर खड़गे साहब क्योंकि दलित समुदाय से आते हैं, तो ये खुल करके खड़गे साहब का उस तरह विरोध राजनीतिक नहीं कर सकते, क्योंकि ये दलित समुदाय को भी अपने में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि चेन्नई में बाबा साहब की प्रतिमा को इन्होंने गेरुआ जो है कपड़ा पहना दिया था, गेरुआ शर्ट पहना दिया था, जब जिसका वहां के दलितों ने काफी विरोध किया चेन्नई में। आपको बता रहे, तो ये एक असफल कोशिश कर रहे हैं दलितों को जोड़ने की। खड़गे के प्रेसिडेंट बनने से इनका वो दांव फेल हो गया था। दूसरी बात, राहुल गांधी की इस यात्रा से उन वर्गों का जो लोग कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन वो जो है देख रहे थे कि कांग्रेस का जो है सपोर्ट वर्ग में काफी शरण आ गया है, वोट बैंक कहिए या जो उनके समर्थक तत्वों को कहिए या समर्थक वर्गों को कहिए, वो देख रहे हैं कि इस बार फिर से सब लोग जुड़ रहे हैं। और राहुल गांधी सब चीजों से ऊपर उठ करके, और इतने किलोमीटर की पैदल यात्रा, इतनी कठोरता, मैंने कठोर मतलब उसमें आपके वातावरण में कर रहे हैं कि जाड़ा है, गर्मी है, और वो जो है मतलब सड़क पर इतना पैदल चल रहे हैं। इतना पैदल तो हम और आप नहीं चल सकते, अगर चलना चाहे चले जाए तो पैर में जो है स्वेलिंग हो जाएगी, आपको पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूता भी पहन के चलिएगा तो पैर में छाले पड़ जाएंगे। तो इससे एक उनका जो है अच्छा, फिर ये जो लगातार पप्पू और बाबा कहते हैं, पार्लियामेंट तक में कह देते हैं जो है पप्पू और बाबा, इस पर तो कांग्रेस ने कभी रिटेलिएट नहीं किया। इनको तो जो है स्वामी भक्त कुत्ते पर जो है रिटेलिएशन कर रहे हैं, क्योंकि और इनको कुछ मिला नहीं खड़गे के खिलाफ कहने के लिए। इनकी जमीन खसक रही है। और भाई साहब, आप लोग माने या ना माने, आप एक सर्वे आप कराइए गुजरात में अपना, जैसे आपने पहले कराया था। ये जो जीत मिली है कैसे मिली, किस तरह मिली है ना। एक सर्वे ये भी करवा के आप देखिए, ये अब मतलब पोस्ट पोल सर्वे कराइए, जो मतलब पोस्ट रिजल्ट सर्वे कराइए कि कैसे मिली है। एक एक जिले का करा के आप देखिए कि कैसे मिली है। हिमाचल क्यों इतनी बुरी तरह हार गए? हिमाचल में इनके हारते ही इनको अदानी को 2 सीमेंट प्लांट बंद करना पड़ा। आपको बता, अच्छा, और आप समझिए कि वो सेव वाला मामला अलग गर्मा रहा, तो अदानी की तो उल्टी दुकान शुरू हो गई हिमाचल प्रदेश में, इतने छोटे से स्टेट में। आपको बता, जहां रिसोर्स की बहुत कमी है, जहां रिसोर्स उनको चाहिए डेवलपमेंट के लिए, और जानती है कि जो है केंद्र सरकार उसको लगातार जो है मतलब बाधा डालेगी। आपको तो कहने का मतलब है कि कांग्रेस अपर पिच पर है और बीजेपी लोअर, डाउन लोअर है। जितना पहुंचना था पहुंच गई, अब नीचे की वो ढलान पर है, और इनका आपस में भी अंतर विरोध भयानक है, और भीतर भीतर बहुत लंबी लंबी खिचड़ी पक रही है। और अंतःपुर की राजनीति में जो लोग बात करने वाले हैं दिल्ली दौलताबाद में, उनका कहना है कि कुछ भी हो सकता है, साहब रह भी सकते हैं, साहब जा भी सकते हैं। जी, क्या ये 2024 से पहले की बात कर रहे हैं या 2024 के बाद की? 2024 तो आप समझिए कि अगर इनको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, वरना 2024 के पहले से भी लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं। और स्टेट में चुनाव होने दीजिए जी। कैसे अडवाणी जी हटाए गए थे, बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है आप कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल नहीं आ रही है, और आने की संभावना आशंका भी नहीं है। आप समझिए, इसलिए कि अभी जो उसके पहले स्टेट के चुनाव होंगे उसमें जो है साहब के भविष्य का निर्धारण होगा कि 2024 इनकी अध्यक्षता में लड़ेंगे या किसी और की अध्यक्षता में लड़ेंगे। और स्टेट के चुनाव है ना, आप जरा देखिए उनको कि उसमें क्या होता है 2023। कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, ये तमाम राज्य हैं जहां बीजेपी की हालत बहुत अच्छी नहीं हो सकती है, क्योंकि कर्नाटक और मध्य प्रदेश में तो छीनी हुई सरकार है, और बाकी जगह
सरकार नहीं, है एक ये। बात मैं और कहना चाहता हूँ, आपने देखा होगा कि जिस दिन गुजरात का रिजल्ट निकल रहा था उस दिन प्रधानमंत्री ने जो है दिल्ली में एक बैठक बुलाई थी, आपके अपने जो है सारे प्रदेशों के अध्यक्षों को और इनको उनको, और उन्होंने एक रुदन मतलब रोना रोया था, अब हमारे ऊपर ये हमले होंगे, अब हमको लोग इतनी गालियां देंगे। क्यों भैया, तुमको अब क्यों देंगे? अब से पहले नहीं दे रहे थे, अब तुमको देंगे, क्योंकि अब तुम जान गए हो कि अब जो है ये हरियाणा हिमाचल हमारे यहाँ से निकल रहा है, गुजरात में हम कैसे जीते हैं, बाकी जगह भी स्थिति तुम्हारी अच्छी नहीं है, तो तुम पहले से ही रो रहे हो और सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे ऊपर चढ़ गया है, और सुप्रीम कोर्ट से लगातार अब जो है अगर संवैधानिक मामलों के फैसले आने लगेंगे तो आप ये समझिए कि बहुत जबरदस्त कार्नर होगी सरकार। अभी लेटेस्ट तो ये है कि जो इन्होंने अस्थाना साहब को, जो आपके सीबीआई से लेके जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर तक बने, दिल्ली पुलिस कमिश्नर वाली सुनवाई पर जो, हालांकि अब वो रिटायर हो गए, फिर भी वो सुनवाई के लिए कोर्ट तैयार हो गई है कि इन्होंने एक दिन रहते हुए कैसे उनको जो है दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाया। अब समझिए कि इसमें इनकी छीछा लेदरी होगी आपको, इसका जवाब नहीं है इनके पास। वो नोटबंदी का इनके पास जवाब नहीं है, ये चाहते हैं कि नोटबंदी पर जो है सुनवाई ही ना हो। इस तरह के तमाम मामले हैं, अभी अगर वो खुल जाए मामला, जो आपने मनी बिल के रूप में तमाम बिल पास कराए हैं, उसमें इनके पास जवाब नहीं है कि मनी बिल के रूप में आपने ये बिल कैसे पास कराया। ये भागने लगेंगे आप, और आपके सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में कहेंगे कि अरे हुजूर, अब ये तो आप बात की बात हो गई, अब तो आध्यात्मिक बात रह गई है, इसलिए अब इसमें एकेडमिक बात रह गई है, अब इसमें बात करने से क्या फायदा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहेगी नहीं, हम सुनेंगे, ताकि भविष्य में ऐसा ना हो। तो ये तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। सुनवाई का इंतजार है हम लोगों को। ईवीएम में भी आप 2024 के पहले सुनवाई होनी चाहिए कि जो 373 सीटों पर ईवीएम से वोट निकला और जो गिरा गया, दोनों वोट की संख्या में अंतर है। तो अगर दोनों वोट की संख्या में अंतर है तो ये ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों वोट की संख्या में 1-2 का एरर हो सकता है कि 25, 50, 100 का एरर होगा। 373 सीटें हैं राजीव जी, 373। सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है वो क्या कहते हैं, मतलब लंबित है। आपको जी, और प्रशांत भूषण है उधर से जेपी सिंह साहब जो हैं ये कानूनविद भी हैं, कानून के जानकार भी हैं, और इसीलिए अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा है, कहाँ कुछ कौन से केसेस हैं और उस पर क्या कब सुनवाई होनी है, ये सब कुछ जानते हैं। पत्रकारिता तो इनका पेशा है ही, इसलिए भी आप सबके सामने ये वो तमाम बातें रख रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आने वाले समय में कैसे घिर सकती है, फंस सकती है बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार, वो यहाँ बता रहे हैं जेपी सिंह साहब। और आगे भी इनसे हम बात करते रहेंगे। आना चाहूंगा एक बार फिर से डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आप अपनी बात रख रहे थे और समझना हम चाहते हैं, सीधा सवाल, सिंपल सवाल, कि क्या जो राष्ट्रवाद की पिच पर खेलती आई है बीजेपी, अब देखिए चाहे सावरकर की बात हो, वहां भी राष्ट्रवाद की बात ले आती है बीजेपी और वहां भी घिर जाती है बीजेपी, और चाहे अब शहादत की बात हो जिसमें राजीव गांधी और श्रीमती इंदिरा गांधी और राहुल गांधी, उन्हीं के परिवार का एक लड़का जो आज 2800 किलोमीटर से ज्यादा का सफर पैदल कर चुका है, अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और चेहरे पे एक अलग मुस्कान है, और कहता है कि मैं एक तपस्या के लिए निकला हुआ हूं, दाढ़ी बढ़ चुकी है। कोई सद्दाम कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है, और वहां भी बात हो रही है तो राष्ट्रवाद की बात हो रही है, और उस पिच पे बाहर बात होती है, अंदर सदन में जवाब मांगा जाता है, और खड़गे साहब धमकी भरे अंदाज में कहते हैं कि यहां मत बोलवाना, यहां बोल दिया तो बहुत खराब हो जाएगा। क्या कहेंगे? अनम्यूट करिए। आदत थी जी, ठीक है। बीजेपी के नेता की आदत है कि जब भी वे कहीं फंसते हैं तो वे यहां वहां के मुद्दे उठाने लगते हैं। चीन के बारे में संसद में बहस होनी चाहिए थी, चीन के पर भारत का रुख क्या है, भारत क्या कदम उठा रहा है, इस पर बात नहीं हो रही। इस पर बात नहीं हो रही कि राहुल गांधी ने ये बात भी सबसे बाहर कही थी कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, तो उस पर भी बातचीत कर लीजिए कि कौन नफरत की दुकान खोल रहा है। वो बात नहीं हो रही। जो भी मुद्दे होते हैं, आज जयराम रमेश ने एक बात कही कि हमारे वो 2 चीजों में बहुत माहिर हैं, एक है पैकेजिंग और दूसरा है, तो पीएम का मतलब होता है पैकेजिंग एंड मार्केटिंग। ये दुनिया में संक्षेप में कहा जाता है, तो हमारे पीएम उस तरह का काम करते हैं। अब जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी जगह बनाई और लोगों का जो रिस्पांस है उससे ये लोग बौखला। हमेशा देखिए
जब भी कोई ऐसी बात होती है तो सामने कौन आते हैं? स्मृति ईरानी, नरोत्तम मिश्रा, पीयूष गोयल, और ये कोशिश करते हैं कि बात का रुख बदले। पीयूष गोयल ये बोलते सदन में अगर कि भाई ठीक है, चीन पे बात कर लेंगे, हम तो हमारी सरकार चीन के मुद्दे पर दृढ़ है, क्यों नहीं बात कर पाए? क्योंकि उन्हें ये निर्देश मिला कि भाई इन लोगों को डिफेम करो, सदन में इनकी आलोचना करो। स्मृति ईरानी जी आगे आ गई कि साहब राहुल गांधी ने मुझे ये कह दिया। तो राहुल गांधी ने, बल्कि कांग्रेस के एक नेता ने, राहुल गांधी में हिम्मत है तो मेरे यहाँ आके लड़ ले, अमेठी से लड़ ले चुनाव। जो अभी हमने कहा कि भाई एक ही बार तो जीती है वो लोकसभा का चुनाव, और क्यों इतना अपने आप को महान समझ रही है? बहुत सारे लोग हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी हार चुके थे चुनाव, ऐसी कोई बात नहीं कि कोई चुनाव नहीं हार गए, ठीक है, अभी तो संसद में है ही, दूसरी जगह से संसद में है। तो जब भी कोई खतरा बन रहता है तो ये अपने आप को दूसरे मुद्दे उठा लेते। एक और बात देखिए कि जब से गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, ये यात्रा कांग्रेस के संगठन में नई जान फूंकती हुई चली जा रही है, और हर राज्य में क्रमशः आप देखेंगे कि हर राज्य में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जहां से शुरू हुई वहां से आप देखें, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जहां भी गए, और हर जगह उससे ज्यादा अच्छा रिस्पांस है। महाराष्ट्र के बाद लगा कि अब क्या होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में यह हुआ कि राहुल गांधी ने और अशोक गहलोत ने एक मुद्दा उठाया कि पूर्वी राजस्थान कैनाल के बारे में केंद्र सहयोग नहीं देती, तो हम अपने पैसे से ये कैनाल का काम पूरा कराएंगे, जो 9,000 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार ने अपनी ओर से रखे हैं। अब इस पर केंद्र सरकार का जवाब आ रहा है कि नहीं, हम इसमें सहयोग दे सकते हैं, 75% हम देंगे। अगर ये योजना राष्ट्रीय योजना होती तो 90% केंद्र का योगदान होता। तो अब बीजेपी आती जा रही, और अब जब हरियाणा में कल ये यात्रा पहुंचेगी तो आप पाएंगे कि भारत जोड़ो यात्रा जो चारों धड़े हैं कांग्रेस के माने जाते हैं, वो चारों धड़े मिलजुल कर काम करेंगे। पूर्व सीएम जो हैं वो साथ में आएंगे, सारे नेता कांग्रेस के एक साथ आ रहे हैं हरियाणा में, और जो रिस्पांस मिलेगा उससे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे हैं, रणजीत सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, सब एक साथ आ रहे हैं। और जिस तरह से हरियाणा में चुनौतियां बीजेपी के सामने खड़ी होने वाली आगामी एक हफ्ते में, उसकी कल्पना करके बीजेपी में बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। आज ही एक रिपोर्ट आई है कि कांग्रेस ने भाव में 200 विशिष्ट लोगों को, खिलाड़ियों को, पूर्व सैनिक अधिकारी को इन्हें आमंत्रित किया। तो इस सब राजनीतिक जो प्रभाव बढ़ रहा है कांग्रेस पार्टी का, और लोग किस तरह राहुल गांधी के पास जा रहे हैं। और राहुल गांधी ने जो लाइन पकड़ी है, नफरत की दुकान, नफरत का बाजार और मोहब्बत की दुकान, तो इस बात को लोग समझने लगे कि नफरत का बाजार कितने दिन तक चलाएंगे। राष्ट्रवाद से भी अगर एक मुद्दा बनाया है तो मोहब्बत की दुकान भी एक मुद्दा होगा। और राष्ट्रवाद तो कांग्रेस के साथ हमेशा से जुड़ा ही है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने जो बात कही है कि हमने देश के लिए ये बलिदान दिया है, आजादी के पहले भी बलिदान दिया है, आजादी के बाद भी दिया है, इनकी तरफ से कौन आया बलिदान देने, तो ये बात भी उन्हें, और पूरा जनमत इससे कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है। एक और बात जो कांग्रेस महसूस कर रही है कि कांग्रेस के संगठन में जो मजबूती आई है वो उससे बड़ा नया आत्मविश्वास दे रही है, जिससे बीजेपी के नेताओं को खतरा महसूस हो रहा है कि आखिर वे क्या करेंगे, अगले चुनाव में उनकी स्थिति क्या होगी। और अब जब ये यात्रा अभी और बची है कुछ दिनों के लिए, देखते हैं श्रीनगर तक जाते वक्त यात्रा का क्या पैगाम होता है और बीजेपी उसे किस तरह स्वीकार करती है। याद रखने वाली है ही कि बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाने वाले बयान देना बंद कर दिया है। तो उन्हें इतनी शिक्षा जरूर मिली है, लेकिन असली शिक्षा तो चुनाव में जो मतदान का जो की मशीन है, ईवीएम है, उस पर हमारे देश के नागरिक देंगे। यही देखने वाली बात होगी। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। असली बात जो है वो यही है कि मतदान के वक्त जनता जो है वो किसको वोट देती है। लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ रख रहे थे कि राहुल गांधी पर जो वार था बीजेपी की तरफ से वो अब कम हो गया है। राहुल गांधी को लेकर के जितनी बातें बीजेपी के लोग करते थे अब कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
ये तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, पिछले 2 महीने का ये डेवलपमेंट है। लेकिन एक बार अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आना चाहता हूं। अमलेंदु जी, आपको क्या लगता है, क्या सचमुच अब बीजेपी घिरती हुई दिखाई दे रही है? और जो हम हरियाणा में कल जब सुबह सुबह हरियाणा में प्रवेश करने वाली है भारत जोड़ो यात्रा, और वहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर के तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं कांग्रेस के, वो मौजूद रहेंगे। और उससे पहले एक देखिए, एक झांकी छोटी सी इन लोगों ने दिखा दी है यहाँ राजस्थान में, जहां हरियाणा के ढेर सारे खिलाड़ी, जिसके बारे में बता भी रहे हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, खिलाड़ी ऑलरेडी इस यात्रा से जुड़ चुके हैं। उसमें से मैक्सिमम खिलाड़ी जो हैं वो हरियाणा से हैं। तो हरियाणा में एक अलग, यानी कि जो राज्य अब लूज कर सकती है बीजेपी, उसमें हरियाणा भी है। हरियाणा में तो ऐसे भी जेजेपी के साथ मिलकर के सरकार में है। जिस दिन जेजेपी बाहर, उस दिन सरकार गिर गई बीजेपी की। तो हरियाणा भी हाथ से गया, मध्य प्रदेश हाथ से गया, छत्तीसगढ़ हाथ से गया, राजस्थान हाथ से गया, कर्नाटक हाथ से गया, सारे ऐसे ऐसे स्टेट हाथ से चले गए। छत्तीसगढ़ तो और राजस्थान तो अभी साथ में है, मतलब कांग्रेस के पास है, लेकिन वो भी आगे नहीं। तो फिर तो जो जेपी सिंह साहब कह रहे हैं, उसी की तरफ हम देख रहे हैं जाते हुए इस देश को, बीजेपी को, और शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का, उसको क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर राजीव जी, मैं जेपी सिंह साहब की बात से बिल्कुल 100% सहमत हूं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो कुत्तों की बातें तो कर रही है, मगर अपने कुत्तों के नाम नहीं बता रही है जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया। भाई खड़गे जी ने कहा कि अपने कुत्तों, तुम्हारे किसी कुत्ते ने भी बलिदान दिया, तो बताते नहीं हमारे इतने कुत्तों ने बलिदान दिया, नहीं बता रहे आप। तो क्यों नहीं बता रहे? उसका पीछे कारण है कि खड़गे जी पे हमला करना, जो उनकी दलित है वो तो ठीक है ही, लेकिन अब खड़गे जी कर्नाटक की अस्मिता का भी सवाल है। तो अब अगर भारतीय जनता पार्टी खड़गे जी के ऊपर हमलावर होती है, तो कर्नाटक पे हमला कर रही है, कर्नाटक की अस्मिता पे हमला कर रही है, जहां थोड़े दिनों बाद चुनाव होना है। तो भारतीय जनता पार्टी की जान तो आफत में है ही। और सुभद्रा कुमारी चौहान की, राजीव की पंक्तियां हैं कि बूढ़े भारत में भी प्यारी नई जवानी थी। हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे किताबों में और खूब जोर जोर से उसको गाया करते थे। तो बूढ़े भारत में जवानी जो है मुझे लगता है फिर से आ रही है। खड़गे जी आज जिस तरीके से बोल रहे थे, तो बूढ़ी हड्डियों में जो था वो जवानी का संचार होता हुआ दिख रहा था। वो कांग्रेस की बूढ़ी जवानी जी थी, वो दिख रही थी खड़गे जी में। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने ही पिच पे सेल्फ गोल करती हुई नजर आ रही थी। जब खड़गे जी ने कहा चेतावनी देते हुए कि भाई जो मैंने बाहर बोला, अगर मैं यहां बोलूंगा तो इनके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी, तो कोई जवाब नहीं था, हल्ला तो बहुत मचाते रहे। तो देखिए यही है कि जिस तरीके से आपने बताया था कि हरियाणा तो वैसे भी इनका गया हुआ है, हरियाणा में तो उन्होंने गाली खा के सरकार बनाई है। भाई जितनी गालियां जो हैं मोदी जी को, अमित शाह जी को, जो प्रधानमंत्री बता रहे थे गुजरात में जाकर के कि मुझे इतने किलो गालियां रोज दी जाती हैं, उन जो 2 किलो गालियां, उनमें से 1.5 किलो गालियां तो अकेले दुष्यंत चौटाला ने दी थी हरियाणा के चुनाव में। आधा किलो गालियां तो जो मोदी जी को है वो किसी और ने, तमाम सारे दल ने मिलकर के दी होंगी, लेकिन मोदी जी अमित शाह जी को 1.5 किलो गालियां, 2 किलो गालियों में से वो अकेले दुष्यंत चौटाला ने दी थी। और आपने सरकार बनाई, वहां अभी तक बनाए हुए हैं आप, क्योंकि आपको सरकार प्यारी है, आपको गालियां तो आप पचा लेते हैं, चूंकि आप बता चुके हैं कि गालियां पचा लेते हैं। तो अगर आप गालियां खा के भी सरकार बनाना चाहते हैं और आप बनाते ही रहते हैं, मतलब आपके लिए गाली खाना कोई इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं, सरकार बनाना आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण विषय। आम आदमी जो होता है उसके लिए अगर कोई गाली दे दे तो उसके मतलब रात को उसको नींद नहीं आती है, मुझको इस व्यक्ति ने गाली दे दी, और आप सोचते हैं कि मुझे गाली दे दी अब सरकार बनाने में काम भी आएगा। आप देखिए सारा इतिहास उठा करके देख लीजिए इनका, जिसने गाली दी उसके साथ ही आके जाके समझौता कर देते हैं। तो ये इनका अपना एक तरीके का मसला है कुल मिलाकर के राजीव जी। लेकिन ये देखिए इसीलिए चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो है, जो कांग्रेस अब पिच तैयार कर रही है, और जैसा जयराम रमेश ने कहा था अभी पिछले दिनों कि पहले भारतीय जनता पार्टी पिच तैयार करती थी, विपक्ष उस पर खेलता था। आज हम जो मुद्दे तैयार करते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी उसमें मजबूर होती है। तो आज मजबूर हो रही है भारतीय जनता पार्टी। खड़गे जी जब कह रहे हैं कि हमने, कांग्रेस के लोगों ने बलिदान दिया इस देश की एकता अखंडता के लिए, आपके किसी कुत्ते ने भी बलिदान दिया, तो आप मजबूर हो रहे हैं उस पर चर्चा करने के लिए, और आप एक्सेप्ट कर रहे हैं परोक्ष रूप से कि कांग्रेस ने बलिदान दिया। आप भले ही नाम लेना चाहें, नरोत्तम मिश्रा कुछ भी कहते हैं, लेकिन आप जो है परोक्ष रूप से
आप स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस ने इस देश के लिए बलिदान दिया, यह भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी बनती चली जा रही है। राहुल गांधी जब चीन पे सवाल उठाते हैं, चीन पे चर्चा ना करनी पड़े, तो आप जो है बिलावल भुट्टो तो कुत्तों पे आगे चर्चा करने लग जाते हैं कि चीन के मसले पर कहीं सवाल का जवाब नहीं देना पड़े। तो ये कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की कमजोरियां बनती जा रही हैं, और निश्चित तौर पर राजीव जी जैसे जैसे आगे समय आएगा, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। क्योंकि गुजरात में जिस तरीके से चुनाव जीता गया है, जेपी सिंह साहब जो सवाल उठा रहे थे, हम लोग उस पर लगातार गुजरात चुनाव के बाद मतलब हर दिन जो है लगभग उस पर 5-10 मिनट हम लोग उस पर चर्चा कर ही लेते हैं कि किस तरीके से वहां जो है गुजरात में चुनाव जीता गया और किस तरीके से उसके परिणाम है, उन पर क्या क्या चीजें हैं। तो अगर वो सब बातें खुल के कहने लग जाएं तो मुझे लगता है बहुत सी व्यवस्था के संकट उत्पन्न हो जाएंगे, लेकिन वो फिर लंबी बहस का विषय हो जाएगा। लेकिन ये बात सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी जो हैं, वो दोनों अच्छे तरीके से जानते हैं कि गुजरात का चुनाव किस तरीके से जीता गया है। जो चीजें गुजरात में हुई हैं वो चीजें अन्य राज्यों में नहीं हो सकती हैं। आने वाले समय में संकट उत्पन्न होंगे। अगर फेयर एंड फाइन इलेक्शंस होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में दिक्कतें तो हैं ही, और उसी के साथ जो 2024 के लिए भी एक पिच तैयार होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी जो पूरी तरीके से हार रहे हैं, लेकिन संकट में भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर है। ये संकट कम नहीं होने वाला राजीव जी, आगे आने वाले दिनों में बढ़ता ही जाएगा, ये मुझे दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहता हूं। कई लोग कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो शब्दों की मर्यादा पार कर रही है। कांग्रेस शब्दों का सही ढंग से चयन नहीं कर रही है। कभी नीच बोलती है, कभी औकात बोलती है, कभी कुत्ता बोलती है, कभी लटके झटके बोलती है। ये सारे शब्द जो हैं अभी इसी पिछले 15-20 दिनों या महीने भर के शब्द हैं। क्या आपको लगता है कि सचमुच कांग्रेस शब्दों के चयन में जो सावधानी बरतनी चाहिए वो सावधानी नहीं बरत रही है, या ये सारे शब्द बहुत सोच समझकर कांग्रेस बोल रही है और ये जानते हुए कि इस पर चर्चा होगी, क्योंकि लपक लिए जाएंगे जब ऐसे शब्द बोले जाएंगे तो खासकर गोदी मीडिया के जरिए, और बात तो होगी कांग्रेस की ज़रूर। और यहाँ से शुरुआत होती है कांग्रेस पर मतलब मीडिया और लोगों के इर्द गिर्द रहने की कहानी। क्या इस ढंग से देखा जाए, या जो पहला सवाल मेरा था कि क्या कांग्रेस सचमुच इतना ज़्यादा, जैसे बीजेपी की तरफ से अगर जो बीजेपी के लोग कहते हैं कि इतना ज़्यादा नीचे गिर चुके हैं, इतना ज़्यादा इनके कांग्रेस जो अभी भी अहंकार में है कांग्रेस के लोग, कि कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं, ये माना जाए या दूसरी बात मानी जाए, या कुछ और तीसरी बात आपके जहन में है वो बताइए। जी राजीव जी, मैं सिर्फ बोलूंगा, थोड़ी समय की पाबंदी अपने कारण से है। जी जी एक तो ये देखा जाए कि राहुल गांधी जी की यात्रा से पहले जो वातावरण था देश में, लगातार हेट स्पीच दिए जा रहे थे, और अब जो है जिस पे चर्चा हो रही थी तब हेट स्पीच पर, और आज चर्चा हो रही है जो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस के नेता जो कुछ एक शब्द बोलते रहे उन पर चर्चा हो रही। अब देखिए, आपको याद होगा आदिवासी वनवासी के सवाल पर चर्चा हुई थी, आपको याद होगा कि सावरकर पर चर्चा हुई थी। अब सावरकर को लेकर के जो चर्चा हुई, और अब जो चर्चा हो रही है वो कि राहुल गांधी जी ने जो क्या कहा और मल्लिक जी ने क्या कहा, तो इस पर मैं ये देख रहा हूं कि चर्चा बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ